नमस्कार प्रिय दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है सुरक्षा युक्तियां, जिसमें से एमसीबी, ईएलसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर वो होती है ना, उनमें से कुछ क्वेश्चन उठाए मैंने, क्योंकि मैंने भी उसमें से भी देखा है कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए रिले के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसी तरह के अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको एक बात और बता दो दोस्तों, खुशी की बात है कि इसी चैनल पर थोड़े दिनों में आपको एक थ्योरी की क्लासें हैं जो मैं अपलोड करवाने के लिए जा रहा हूँ। थ्योरी की क्लासें अपलोड करवाने के लिए मैं इसी चैनल पर आपको अपलोड करवाऊँगा। जितनी भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की होते हैं, जैसे अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसी चैनल पर मैं आपको फ्री में वीडियो अपलोड करवाने के लिए जा रहा हूँ थोड़े दिनों में। तो इसी चैनल पर आपको वो जो वीडियो है देखने को मिलेगी जल्द ही। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। प्लीज़ आप दोस्तों सपोर्ट भी करें थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिष्ट धारा मोटर मतलब डीसी मोटर। डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है। सभी को पता है ना कि सिद्धांत के समकक्ष कौन सी रिले हैं जो डीसी धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला है निर्वात द्रव चालित विद्युत स्थैतिक प्रारूपी चालित कुंडली प्रारूपी रिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो चालित कुंडली प्रारूपी रिले होती है ना, वो डीसी धारा के मोटर के सिद्धांत के समकक्ष होती है। अब आपको इसका जो इसकी ये हिंदी प्योर नाम है, इसका इंग्लिश में बता दूं आपको। चालित कुंडली मतलब मूविंग। मूविंग क्या कर रही है? कॉइल कर रही है। कॉइल क्या घूम रही है? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल प्रारूपी टाइप्स रिले। प्रारूपी के क्या बोलते हैं? टाइप्स रिले जो होती है वो क्या करती है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। अब जो निर्वात है जी, ये निर्वात रिले होती है, वैक्यूम के सिद्धांत पर कार्य करती है, द्रव के सिद्धांत पर सेकंड रिले। और जो विद्युत स्थैतिक प्रारूपी टाइप रिले होती है, ये क्या करती है? स्थैतिक विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब आपको इसके कुछ बारे में, चालित कुंडली जो रिले होती है, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इस प्रकार की रिले होती है ना, जो जो रिले, इसमें रिले में स्थायी चुंबक, एक स्थायी चुंबक है ना, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक द्वारा एक उत्पादन चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? अपने धारावाही कुंडली को गतिमान मतलब मूविंग गतिमान कराया जाता है। ठीक है, मतलब रोटेट, घूमता है। क्या घूमता है? धारावाही कुंडली को, उस जिसमें धारा देते हैं वो कुंडली घूमती है। ठीक है, डी नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? तो मैंने उसी टॉपिक में से उठाया है, लगभग 15 क्वेश्चन है, तो उसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन, अध्याय में से 15 क्वेश्चन उठाए सीधे। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ आज नया सिखाकर जरूर जाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कह रहा है अगर किसी एक फेज में दोष है तो निम्न में से किस रिले का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बता दूं, आर वाई बी फेज होते हैं ना, 3। अगर एक फेज में दोष आ गया तो निम्न में से कौन सी रिले का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर अगर 3 फेज में से अगर एक फेज पूछे ना अपने को, एक फेज या अपने को पूछे, अगर या अगर पूछे ये पूछ, जैसा कि पूछा है फेज में दोष, यहाँ पूछे अपने को अर्थ में, या अगर दोष में अर्थ में दोष हो। ठीक है, अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग में दोष हो या फिर एक फेज में दोष हो, तो कौन सी रिले का प्रयोग कर रहे हैं? प्रतिक्रिया रिले। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन उस समय अपने को कर देना है। अर्थ का अर्थ पूछे या फेज में दोष हो तो पूछे प्रतिक्रिया रिले का उपयोग करते हैं। अगर आपको प्रतिक्रिया रिले रिले याद नहीं रहता तो आप इसका इंग्लिश भी नाम याद लिख सकते हैं, इंग्लिश का नाम याद रख सकते हैं आप। क्या बोलते हैं इसको? आपको सभी को पता लग गया होगा, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस रिले। ठीक है दोस्तों, कौन सी रिले बोलते हैं? रिएक्टेंस रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसे भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रिएक्टेंस रिले का उपयोग अगर किसी फेज में दोष हो या अर्थ में दोष हो तो उस समय कौन सी रिले का उपयोग करते हैं? प्रतिक्रिया रिले का। ठीक है, अब देखो सेकंड रिले है जो प्रवेशकता रिले, इसको क्या बोलते हैं फिर? एडमिटेंस, है ना, एडमिटेंस रिले।
एडमिटेंस रिले इसको बोला जाता है। और फिर इसका उपयोग जहाँ करते हैं जहाँ क्या हो पावर स्विचिंग, जहाँ पावर स्विचिंग, जहाँ पावर स्विचिंग अधिक हो, जहाँ पावर स्विचिंग, जहाँ पावर स्विचिंग अधिक हो उस समय कौन सी रिले का उपयोग होगा, प्रवेशकता या एडमिटेंस रिले का उपयोग। कॉपी में लिख लेना दोस्तों, ठीक है। तीसरी है प्रतिबाधा रिले, जिसे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस रिले बोला बोला जा सकता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, इंग्लिश में नाम बहुत हिंदी में नाम होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश का भी नाम साथ साथ पढ़ लिया करो, ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है परिपथ वियोजक, है ना। परिपथ वियोजक में आरक। अब आपको अगर पता होगा सर्किट ब्रेकर को क्या बोलते हैं, परिपथ वियोजक, परिपथ सर्किट वियोजक को बोलते हैं ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, है ना। में आर्क, आर्क क्या होती है, चिंगारी खालिस्तान के कारण शुरू होती है। किसके कारण शुरू होती है, पहला ऑप्शन कह रहा है पिकअप धारा, पिकअप धारा प्रक्रिया के कारण, प्रदोष धारा प्रक्रिया के कारण, फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण, थर्मिओनिक उत्सर्जन के कारण। आपको बता दूं जो परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण वो शुरू होती है, ठीक है। किसके कारण शुरू होती है, फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण शुरू होती है। अब इसमें बता दूं जो डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, डी नंबर ऑप्शन थर्मियोनिक उत्सर्जन कारण, इसके कारण क्या होती है, इसके कारण शुरू नहीं होती, शुरू तो फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण शुरू होती है। पर जो आर्क, जिसमें आर्क, आर्क क्या, जो चिंगारी बनी रहती है, चिनारी बनी रहती है, वो किसके कारण होती है, थर्मियोनिक उत्सर्जन के कारण बनी रहती है, ठीक है। बनी रहती है, थर्मियोनिक उत्सर्जन के कारण जो आर्क है वो बनी रहती है। इसे भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मैंने तो डायरेक्ट पूछा है कि आर्क किसके कारण शुरू होती है, तो फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण और थर्मियोनिक उत्सर्जन के कारण आर्क क्या क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, प्लीज़ यार दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ, आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए आर्क, ठीक है दोस्तों, आग नहीं है, आर्क लिखना था, सॉरी दोस्तों, आर्क होती है ना चिंगारी। आर्क को बुझाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, उच्च प्रतिरोध विधि, निम्न प्रतिरोध विधि, न्यूट्रल करंट शून्य विधि, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो सर्किट ब्रेकर में आर्क उत्पन्न होती है उसके लिए, आर्क को बुझाने के लिए ये सभी विधियां हैं जो इसमें लागू होती है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध विधि, निम्न प्रतिरोध विधि और न्यूट्रल करंट जो शून्य विधि है वो अन्य नाम किसका है, निम्न प्रतिरोध विधि, ठीक है। निम्न प्रतिरोध विधि का क्या नाम है, निम्न प्रतिरोध विधि का अन्य नाम क्या है, न्यूट्रल करंट शून्य विधि, न्यूट्रल करंट जीरो मेथड, ठीक है। मतलब ये सभी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उच्च प्रतिरोध विधि ये क्या करते हैं, केवल एसी व डीसी दोनों सप्लाई के लिए लागू, दोनों प्रकार के सर्किट ब्रेकर के लिए लागू होता संभव है ना। और जो निम्न प्रतिरोध विधि है ना ये केवल ओनली एसी सप्लाई के लिए लागू, एसी सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, एसी प्रकार के सर्किट ब्रेकर उनके लिए लागू होता है, और डीसी के लिए संभव नहीं है, ठीक है। ये भी कॉपी में लिख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर की खालिस्तान, क्या कह रहा है सर, परिपथ वियोजक की खालिस्तान क्षमता वर्ग माध्य मूल मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। मतलब कौन से सर्किट ब्रेकर की जो सर्किट ब्रेकर है उसकी जो आरएमएस मान है किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, ब्रेकिंग क्षमता आरएमएस में ली जाती है, या कह रहा है विदारण क्षमता आरएमएस में ली जाती है, या कह रहा है सर्किट ब्रेकर की क्षमता मेकिंग क्षमता है जो वो आरएमएस में ली जाती है, या सभी जो ये इस ऑप्शन में सभी दे रखी है वो सभी आरएमएस व्यक्त में संदर्भ में की जाती है परिपथ सर्किट ब्रेकर की। तो आपको बता दूं जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, सर्किट ब्रेकर की जो बेकिंग है ना, बेकिंग क्षमता ए नंबर ऑप्शन का वो हमेशा आरएमएस के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। लिख लो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आज के लिए। किस परिपथ सर्किट ब्रेकर की बेकिंग क्षमता होती है जो आरएमएस में वर्ग माध्य मूल मान में संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ठीक है। अब बात करें आप लोग ब्रेकिंग क्षमता का अन्य नाम और होता है, क्या होता है, वियोजक, लिख लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वियोजन, वियोजन कैपेसिटी, वियोजन कैपेसिटी होता है, ठीक है दोस्तों। तो बेकिंग बेकिंग क्षमता को क्या बोलते हैं, वियोजक कैपेसिटी, ठीक है। और देखो दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है, फिर पूछ ले अपने को कि परिपथ की जो परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर की विदारण क्षमता है वो किस में व्यक्त की जाती है फिर, तो वो हमेशा
MVA में होती है, ठीक है। MVA में होती है, क्या होती है, विदारण क्षमता किसकी, सर्किट ब्रेकर की। विदारण क्षमता को इंग्लिश में याद रख लेना, क्या बोलते हैं इसको, रप्चरिंग 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 कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी विदारण क्षमता को कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये सर्किट ब्रेकर में होती है तो MVA में हमेशा व्यक्त की जाती है, ठीक है। और अब देखो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेकिंग क्षमता। मेकिंग क्षमता के दो अन्य नाम है, वो लिख लेना दोस्तों। पहला है संयोजन, पहला है संयोजन और या योंजन, संयोजन या योंजन क्षमता, ठीक है। क्षमता, ऐसा भी एग्जाम के अंदर मेकिंग क्षमता या संयोजन क्षमता या योंजन क्षमता, तीन नाम है मेकिंग क्षमता के सर्किट ब्रेकर के अंदर, ठीक है। और ये किस में व्यक्त की जाती है फिर, तो मैं आपको बता दूं, जो सर्किट ब्रेकिंग की मेकिंग क्षमता होती है वो हमेशा पीक मान, ठीक है, पीक मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ठीक है, पीक मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है SF6, देखा होगा सभी ने, परिपथ एक सर्किट ब्रेकर होता है SF6, और इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर ये सर्किट ब्रेकर में शुद्ध सल्फर हेक्साफ्लोरिन गैस काम में ली जाती है। अपने को सभी को पता है भी SF6 परिपथ वियोजक के अंदर शुद्ध सल्फर हेक्साफ्लोरिन गैस काम में ली जाती है, जो कि एक विद्युत की खालिस्तान होती है। धनात्मक गैस होती है या ऋणात्मक गैस होती है, या दोनों ही होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन कैसे दिया, घुमा के दिया ना। तो SF6 के अंदर जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइन भरी होती है, वो क्या होती है, ऋणात्मक गैस होती है, ठीक है। क्या होती है, ऋणात्मक गैस होती है, ठीक है। और कुछ मैं बता देता हूँ, अभी याद आ गया तो इसके बारे में कुछ, जो ये गैस क्या करती है, ये क्या इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लिख लेना दोस्तों कॉपी में, इलेक्ट्रॉन को सोखने का सोखने की क्या रखती है, सोखने की क्षमता रखती है, मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, क्षमता रखती है किसको, इलेक्ट्रॉन को सोखने की, ठीक है। और एक बात और है, जो ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान होता है ना, 9 डिग्री तापमान, तब ये गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है, 9 डिग्री तापमान पर, ठीक है। और जो इसका एक बात और, ठीक है, जो इसका घनत्व होता है, ठीक है, इसका घनत्व, इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है, हवा से कंपेयर करें तो कितना गुना होता है, हवा से कंपेयर करें अपने तो हवा से 5 गुना होता है, ठीक है। और ये अज्वलनशील है, और अज्वलनशील गैस होती है और गंधहीन होती है, ठीक है, विषाहीन बोल सकते हैं, गंधहीन जहर गैस होती है, ठीक है। कभी सूंघ मत लेना दोस्तों, बेहोश हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि SF6 परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। पहला गैस के बारे में दे रखा है, पहला पहला कह रहा है इसमें जो गैस भरी जाती है उसको पुनः इस्तेमाल में लिया जा सकता है क्या दोस्तों, हाँ, तो ये करेक्ट, ये सही है, ठीक है। मतलब कि जो इसमें गैस भरते हैं उसको पुनः अपने उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। और पीछे मैंने आपको इसकी जो धारावाहन क्षमता है वायु परिपथ में 1.5 गुना होती है, ठीक है, पीछे मैंने बता दिया। तो मतलब कि सी नंबर इसका राइट आंसर, मतलब कि सत्य कथन पूछा है तो ए व बी दोनों ही कथन सत्य है, ठीक है। आप, आई होप आपको एक इसमें जो नया टॉपिक सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्यूज सामान्यतः खालिस्तान तथा खालिस्तान बिंदु वाले पदार्थ से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सभी को पता है फ्यूज होता है जो लेड लेड प्लस टीन से बनता है, लेड प्लस टीन से बनता है। इसके अंदर ऑप्शन तो है ही नहीं लेड टीन का, ठीक है। तो लेड प्लस टीन कितनी परसेंट है इसकी मात्रा, 63 और 37% इसकी, जो लेड की शीशे की और टिन की 37% इसकी मात्रा होती है, ठीक है। अब बता दें, जो फ्यूज होता है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तो क्या होती है, उच्च होती है। विशिष्ट प्रतिरोध उच्च या प्रतिरोधकता उच्च होती है किस धातु की, फ्यूज, ठीक है। अब दोस्तों जो गलनांक होता है वो निम्न होना चाहिए, ठीक है, गलनांक होते हैं वो निम्न होना चाहिए, मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अधिक गलनांक होगा तो फिर तो टूटे नहीं, आगे अड़ेगा जला देगा, फिर सभी कुछ जो अपने लगाए उपकरण उसको बाल देगा, फिर जो गलनांक हो वो गलेगा ही नहीं, ठीक है। तो गलनांक निम्न होना चाहिए, और जो विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है वो एक फ्यूज की क्या होती है, उच्च होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च और निम्न गलनांक होना चाहिए। अब मेरे को आप बता दूं जी, फिर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिर कि
कि रिवाइबल है ना, रिवाइबल फ्यूज होता है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा अपने को, किट कैट किट कैट फ्यूज के बारे में का प्रगलन परगलन घटक का मान खालिस्तान से खालिस्तान होना, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम के अंदर है परगलन परगलन, ठीक है, घटक। तो क्या होता है परगलन घटक, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है सबको पता है, आपको याद हो गया फ्यूजिंग फैक्टर, क्या होता है फ्यूजिंग फैक्टर होता है, क्या होता है प्रगलन घटक, क्या होता है फ्यूजिंग फैक्टर। रिवाइवल व्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा कितना होता है, ठीक है, कितने से कितने मान तक परिवर्तित हो सकता है ना। तो जो किट कैट फ्यूज का जो होता है वो कितना होता है 1.4 से 1.7 तक परिवर्तित हो सकता है किट कैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बता दो, HRC की कमेंट करके जो पहले कमेंट करेगा पिन कर दूंगा मैं। और देखते हैं यहाँ तक कौन कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं। HRC की फुल फॉर्म और HRC जो फ्यूज होता है उसका FF मतलब फ्यूजिंग फैक्टर का मान बता दिए, ये दोनों ही लिखने हैं। अंतिम वीडियो खत्म हो जाए तब HRC फ्यूज की फुल फॉर्म और HRC का जो फ्यूजिंग फैक्टर है उसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर किसी पारेषण प्रणाली में तीनों फेज, ठीक है, RYB तीनों फेज क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तीनों फेज बुझ गए किसी कारण से, तो निम्न में से कौन सा दोष कहलाता है, सममित दोष कहलाता है या असममित या स्थायी विद्युत अस्थायी विद्युत, ठीक है। तो ये तो बहुत बार मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में मैंने जाके देखो बहुत सारे MCQ इस चैनल पर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वो कौन सा दोष कहलाता है सममित, तीनों फेज अगर शॉर्ट है तो कौन सा दोष कहलाता है सममित दोष, ठीक है। अगर अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए अगर तीनों फेज क्या है ओपन हो, तीनों फेज ओपन सर्किट हो तो कौन से सममित दोष कहलाएगा, ठीक है। अगर तीनों फेज क्या अर्थिंग हो, तीनों फेज क्या अर्थिंग हो तो भी वो वही कहलाएगा, अगर तीनों फेज अगर लीकेज कर रहे हैं तो भी यही कहलाएगा, ठीक है। अब बात आए असमित दोष कौन कौन से होते हैं, फिर असमित दोष कौन कौन से होते हैं। तो असमित दोष वो होते हैं जो सिंगल फेज या डबल फेज ओपन सर्किट हो, है ना, डबल फेज या सिंगल फेज ओपन सर्किट हो, डबल फेज या सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट हो, वो कौन से कहलाते हैं सममित दोष कहलाते हैं। कौन कौन से, डबल फेज या सिंगल फेज जब शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट या, ठीक है, तो हो कौन से दोष कहलाते हैं असममित दोष। अगर थ्री फेज की बात आए तो अपनी सममित दोष करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा ये, और ये इसके बारे में मैंने कोई बार बताया। ये देखो तो नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, कह रहा विद्युत शक्ति में दो लाइनों के मध्य संभावित दोष, दो लाइनें ना L1 और मान लो L1 L2 L3, मान लो दो मध्य संभावित दोष कितना हो सकता है, दो लाइनें मतलब अगर भिड़ गई, दो लाइनें मतलब कितना चांस है, कितने परसेंट चांस है कि दो लाइनें भिड़ सकती है, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, संभावित मतलब कितना हो सकता है दोष भी, दो लाइनें अगर भिड़ जाए, अपने को परसेंटेज में अपने को दिया हो तो अपने को बता देना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दो लाइनों भिड़ने का जो चांस है वो कितना है 5% है ओनली, कितना परसेंट है ओनली 5% चांस है दो लाइनों का भिड़ने का आपस में शॉर्ट सर्किट होने का, ठीक है। अब मैं बता दूं फिर सबसे ज्यादा ये 85% देर का ये किसका आंकड़ा है फिर, तो मैं आपको बता दूं सिंगल लाइन है ना, जो अपनी सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन ग्राउंड होना, सिंगल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट होता है ना, वो 85% सबसे ज्यादा होता है। कौन सा फॉल्ट ज्यादा होता है, सिंगल लाइन जो अपने ग्राउंड से हो जाती है वो 85% ज्यादा होता है, सबसे देखा जाता है लगभग, ठीक है। फिर 7% आंकड़ा ये किसका, ये भी मैं बता देता हूँ, ये होता है, सॉरी दोस्तों, ये 7% जो आंकड़ा होता है वो होता है दो लाइन जा रही है और ग्राउंड हो गया, ठीक है, दोनों लाइन ग्राउंड होता है, ये 7% लगभग देखा गया है। मतलब LLG इसको बोल सकते हैं, L दो लाइन और ग्राउंड के मध्य जो होता है फॉल्ट 7% तक इसका लगभग। फिर नीचे अपने को 3% भी आंकड़ा दे रखा है, ये 3% आंकड़ा फिर ये किसका है, ये है थ्री फेज, तीनों फेज फॉल्ट हो गए, ठीक है, तीनों फेज आप फॉल्ट आ गए, तीनों फेज अगर फॉल्ट हो वो 3% लगभग चांस है अपने पास भी तीनों फेज शॉर्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 कह रहा है कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक का उपयोग किया जाता है, रेलवे संकर्षण में, है ना, रेलवे संकर्षण जो होते हैं उसमें सामान्यतः कौन सा सर्किट ब्रेकर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वायु ब्रेक SF6 ऑयल और सभी यहाँ उपयोग में किए जाते हैं। जो मैं बता दूं रेलवे संकर्षण होते हैं उसमें कौन सा उपयोग में करते हैं, वायु ब्रेक परिपथ वियोजक, ठीक है, वायु ब्रेक एयर ब्रेक परिपथ वियोजक, सर्किट ब्रेक परिपथ सर्किट ब्रेकर CB AC ABCB, वायु
एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर रेलवे संकर्षण में सामान्यतः उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिर कह रहा है दूरी दूरी रिले का प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर निर्भर करता है, ठीक है। और जो दूरी रिले डिस्टेंस रिले होती है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं, जो वोल्टेज से धारा का अनुपात पर निर्भर करती है, ठीक है। लिख लेना दोस्तों, डिस्टेंस रिले जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वोल्टेज से धारा का अनुपात से निर्भर करता है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे, प्रतिघात रिले किस 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 दोष के लिए उपयुक्त है। केवल अर्थ के लिए है, अधिवोल्टता लिए, फेज दोष के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। तो प्रतिघात रिले होती है वो केवल अर्थ दोष के लिए भी लगभग हम अपने मान सकते हैं कि अर्थ दोष के लिए भी तो आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि मोह रिले निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। दिष्टकारी, परिपथ विभंजक या संरचना लाइन, उपयोग सभी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो मोह रिले होती है वो संचरण लाइन के लिए उपयोग में की जाती है, ठीक है। संचरण लाइन मतलब ट्रांसमिशन की जितने भी लाइन है उसके लिए कौन सी रिले उपयोग में करते हैं, संचरण लाइन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।